फिल्म का नाम द इन्वेजन है। एक रहस्यमय एलियन वायरस से ग्रसित दुनिया में पूर्व डॉक्टर कैरोल को एक भयानक वास्तविकता का सामना करना पड़ता है, जहां नींद जानलेवा होती है। एक विमान दुर्घटना में वायरस के रिलीज होने के बाद लोग भावनाहीन, ज़ॉम्बी जैसे प्राणियों में बदलने लगते हैं। संक्रमण शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से फैलता है और जब इसके शिकार सो जाते हैं तो वे इसे अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, जिससे आराम करना जानलेवा हो जाता है। कैरल का अलग हो चुका पति, जो अब संक्रमित है, अपने बेटे को देखने की मांग करता है, जिससे उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। उसके बेटे के पास एक दुर्लभ प्रतिरक्षा है जो इलाज की कुंजी हो सकती है। जैसे ही वह संक्रमितों से भरे शहर में जाती है, कैरोल को अपने बच्चे को बचाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ते हुए जागते रहना चाहिए और पकड़े जाने से बचना चाहिए। हर तरफ खतरे के साथ कैरोल की यात्रा अस्तित्व के लिए एक अथक लड़ाई बन जाती है। द इन्वेजन एक सस्पेंस थ्रिलर है जो एक मां की अपने बेटे और मानवता की रक्षा के लिए एक ऐसी दुनिया में हताश लड़ाई को दर्शाती है जहां नींद जानलेवा हो सकती है। फिल्म के शुरुआती दृश्यों में हम कैरोल से मिलते हैं, जो एक पूर्व डॉक्टर है और अब अस्पताल के स्टोर रूम में फंस गई है। उसका सामान और दवाइयां हर जगह बिखरी हुई हैं। कैरोल बेचैनी से एक ऐसी दवा की तलाश करती है जो उसे सोने से रोक सके, यह जानते हुए कि नींद के भयानक परिणाम होते हैं। स्टोर रूम के बाहर लोगों के लगातार दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज हवा में भर जाती है। वे अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस उलझन भरी स्थिति में क्या हो रहा है, इसे समझने के लिए हम कुछ दिन पीछे जाते हैं। कहानी अतीत में जाती है, जहां हम एक पुराने विमान को उतरते हुए दुर्घटनाग्रस्त होते देखते हैं। विमान का मलबा पूरे शहर में बिखरा हुआ है। जिस स्थान पर विमान का एक बड़ा हिस्सा गिरा है, वहां सुरक्षात्मक सूट पहने कई वैज्ञानिक इसे देख रहे हैं। पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया है, जिससे आम लोगों की पहुंच प्रतिबंधित हो गई है। मलबे की जांच करने पर वैज्ञानिकों को एक छोटा सा एलियन प्राणी मिलता है जो ठंड से लेकर भीषण गर्मी तक की चरम स्थितियों में जीवित रह सकता है। शोध दल का प्रमुख घटनास्थल पर पहुंचता है। एक युवती उसके पास आती है और उसे विमान के मलबे का एक छोटा सा टुकड़ा थमाती है, जिस पर विदेशी जीव भी हैं। जैसे ही वह उस टुकड़े को पकड़ता है, जीवों में से एक उसके हाथ को काट लेता है, जिससे खून बहने लगता है। उस रात निर्देशक अस्वस्थ महसूस करता है। उसका चेहरा पीला और भयानक लग रहा था, लेकिन सुबह तक वह बेवजह ठीक हो जाता है। वह तुरंत अपनी अलग हो चुकी पत्नी कैरोल को फोन करता है, जिसे हमने पहले देखा था। वह जोर देकर कहता है, मैं अपने बेटे को देखना चाहता हूं। कैरोल जवाब देती है, तुम उसे अभी नहीं देख सकते, हम अलग हो चुके हैं। वह तर्क देता है, वह मेरा बेटा है और उससे मिलना मेरा अधिकार है, लेकिन कैरोल बातचीत जारी रखने से इनकार करते हुए कॉल समाप्त कर देती है। बाद में कैरोल अपने दोस्त बेन से मिलती है, जो एक डॉक्टर भी है। वह बेन को बताती है कि उसका पति उनके बेटे से मिलना चाहता है, लेकिन वह नहीं चाहती कि वह उससे मिले। बेन सलाह देता है, वह उसका पिता है, तुम उसे यह अधिकार नहीं दे सकते। अनिच्छा से कैरोल अपने बेटे को अगले दिन उसके पिता के घर ले जाती है। जब लड़का अपने पिता को देखता है तो वह हैरान रह जाता है। उसके पिता रोबोट की तरह बिना किसी भावना या भाव के बोलते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान, हंसी, चिंता या किसी भी मानवीय भावना का कोई संकेत नहीं है। घर वापस कैरोल अकेली है जब कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। वह चेन को खुला छोड़कर दरवाजा थोड़ा खोलती है। बाहर खड़ा एक आदमी खुद को सरकारी अधिकारी बताता है और उससे बात करने का अनुरोध करता है। स्थिति को अजीब पाते हुए कैरोल कहती है, यहां रुको, मैं 2 मिनट में वापस आ जाऊंगा। जैसे ही वह मुड़ती है, वह देखती है कि आदमी चेन को खोलने और जबरन अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। घबराकर वह जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। आदमी खिड़की से उसे घूरना शुरू कर देता है। उसका चेहरा पूरी तरह से भावनाहीन है। कैरोल को एहसास होता है कि उसने आज कई लोगों को देखा है जो बिल्कुल इस आदमी की तरह दिखते हैं, भावहीन। अगली सुबह काम पर जाते समय कैरोल ने और भी लोगों को देखा जो असामान्य लग रहे थे। वे स्थिर खड़े थे, एक दिशा में घूर रहे थे, मूर्तियों की तरह चल रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न तो खुश, न ही उदास, न ही चिंतित। कार्यालय में वह इंटरनेट पर खोज करती है और पाती है कि सैकड़ों हजारों लोगों ने इसी तरह के व्यवहार की रिपोर्ट की है, जिसमें कहा गया है कि उनके प्रियजन अब पहले जैसे नहीं रहे। चिंतित कैरोल अपने दोस्त बेन से मिलने का फैसला करती है, जो अन्य डॉक्टरों के साथ है।
वे उसे बताते हैं कि विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना बस शुरुआत थी। मलबे पर विदेशी जीव पाए गए थे और वे जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार हैं। एलियंस मानव शरीर में प्रवेश करते हैं, दिमाग को नियंत्रित करते हैं और फिर पूरे शरीर पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे उनके शिकार भावनाओं से रहित हो जाते हैं। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कैरोल अपने बेटे को लेने के लिए अपने पति के घर भागती है। जब वह पहुंचती है तो उसे वहां अन्य लोग मिलते हैं, लेकिन उसका बेटा गायब होता है। उसका पति उसे बताता है, हमारा बेटा अपने दोस्त के घर खेलने गया है। कैरोल अपने बेटे का सामान पैक करने के लिए ऊपर जाती है, लेकिन जब वह वापस नीचे आती है तो दरवाजा बंद होता है और घर के लोग उसे घेर लेते हैं। वह अपने पति से पूछती है, क्या हो रहा है? वह शांति से जवाब देता है, जब तुम सो जाओगी तो जागने पर तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। बस हार मान लो। तुम वैसे ही रहोगे, तुम्हारे विचार, भावनाएं और भाव होंगे। कैरल को पता चलता है कि उसका पति भी एलियन प्राणियों का शिकार बन गया है। भयभीत होकर वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति उसे पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर हरा रंग का कीचड़ उगल देता है। वह उसे पहुंचती है और अपनी कार में भागने में सफल हो जाती है। जैसे ही वह गाड़ी चलाती है, उसे आगे एक ट्रक और अजीब लोगों का एक समूह दिखाई देता है जो स्पष्ट रूप से एलियन के शिकार हैं। वह पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से एक और कार उसकी कार से टकरा जाती है। भागने में असमर्थ वह बाहर निकलती है और भागने लगती है। लोग उसका पीछा करते हैं। कैरल एक ट्रेन में चढ़ती है, केवल यह देखने के लिए कि सभी यात्रियों के भाव एक जैसे हैं। क्या करना है यह समझ में नहीं आता। उसे अपने बेटे का एक वीडियो कॉल आता है जो उससे कहता है, पिताजी मुझे कहीं ले गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ। मुझे डर लग रहा है। वह घबराने लगती है, लेकिन उसके सामने बैठा एक लड़का फुसफुसाता है, शांत रहो, कोई भावना मत दिखाओ, नहीं तो वे तुम्हें पहचान लेंगे और हमला कर देंगे। कैरोल उसकी सलाह का पालन करती है और रोबोट की तरह निश्चल बैठ जाती है। हालांकि कुछ और भी है। फिर से संक्रमित लोग ट्रेन में चढ़ते हैं और एक एक करके अपने जैसे दूसरे लोगों को ले जाते हैं। ट्रेन में एक महिला चिल्लाने लगती है और उन्हें धक्का देती है, जिससे अफरातफरी मच जाती है। संक्रमित लोगों के हमला करने पर कैरोल ट्रेन के पिछले हिस्से में भाग जाती है। वह किसी तरह उतरती है और पहचान से बचने के लिए संक्रमित लोगों की तरह चलती रहती है। जहां भी वह देखती है, उसे ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया गया है। पुलिस, जो अब संक्रमित भी हो चुकी है, जो भी भावनाएं दिखाती है, उसे गिरफ्तार कर लेती है। कैरोल को घबराहट में पसीना आने लगता है। एक पुलिसकर्मी उसे देखता है और कहता है, पसीना पोंछो, वे तुम्हें पहचान लेंगे। उसे पता चलता है कि यह अधिकारी अभी भी सामान्य है जो संक्रमित होने का नाटक कर रहा है। कैरल अपने घर वापस भागती है, लेकिन उसका बेटा वहां नहीं होता। वह और बेन अस्पताल जाने का फैसला करते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि यह स्थिति एक वायरस के कारण होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यदि कोई संक्रमित व्यक्ति सो जाता है तो वायरस मस्तिष्क पर कब्जा कर लेता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। कैरोल और बेन संक्रमित होने से बचने के लिए जागते रहने का संकल्प लेते हैं। बेन कैरोल को बताता है कि 80 किलोमीटर दूर एक लैब में इलाज बनाने के साधन हो सकते हैं, लेकिन कैरोल जोर देकर कहती है, मैं अपने बेटे के बिना नहीं जाऊंगी। तभी संक्रमित लोग आते हैं और घर की तलाशी शुरू कर देते हैं। कैरोल, बेन और दूसरे डॉक्टर चुपचाप निकल जाते हैं और बाहर की भीड़ में घुल मिल जाते हैं। कैरोल देखती है कि उसके एक मरीज को पुलिस ले जा रही है। महिला बार बार दोहराती रहती है, मैं सो रही थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। कैरोल को आश्चर्य होता है कि महिला सो जाने के बावजूद संक्रमित क्यों नहीं हुई। कैरोल और बेन महिला के मेडिकल रिकॉर्ड की जांच करने का फैसला करते हैं। उन्हें पता चलता है कि उसे चिकनपॉक्स के कारण मस्तिष्क की स्थिति है, जिसने उसके मस्तिष्क के एक छोटे हिस्से को प्रभावित किया है, जिससे वह वायरस से प्रतिरक्षित हो गई है। यह स्थिति दुर्लभ है और केवल उन लोगों में होती है जिन्हें चिकनपॉक्स हुआ है। कैरोल कहती है, मेरे बेटे को भी चिकनपॉक्स हुआ था और उसे इस स्थिति का पता चला था। वह वायरस से प्रतिरक्षित है। बेन लैब में डॉक्टर को बुलाता है और उसे खोज के बारे में बताता है। डॉक्टर कहते हैं,
एंटीवायरस बनाने के लिए हमें उस महिला के खून और डीएनए की जरूरत है, लेकिन अगर आपके बेटे की भी यही स्थिति है तो हम उसके खून का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैरोल को अपने बेटे से एक संदेश मिलता है जिसमें कहा गया है कि वह अपनी दादी के घर पर है। वह बेन को बताती है, लेकिन सड़कें संक्रमित लोगों से भरी हुई हैं, जिससे उस तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। कैरोल को याद आता है कि वह पहले से ही संक्रमित हो सकती है क्योंकि उसके पति ने उस पर उल्टी की थी। उसे डर है कि अगर वह सो गई तो वह पलट सकती है। बेन एक विकर्षण पैदा करता है, संक्रमित को दूर ले जाने के लिए गाड़ी चलाता है, जिससे कैरोल निकल जाती है। वह संक्रमित की तरह चलती है, ट्रेन में चढ़ती है और वॉशरूम में छिप जाती है। जब वह बाहर निकलती है तो उसे अपने बेटे का दोस्त मिलता है जो उससे कहता है, मेरा परिवार चला गया है। कैरोल ट्रेन से उतरती है और उसका सामना उसके पति से होता है जो उसे अपनी मां के घर ले जाता है। उसकी मां, जो भी संक्रमित है, कैरोल को सामान्य नहीं मानती क्योंकि वह उनके व्यवहार की नकल कर रही है। कैरोल को अपने बेटे का फोन आता है जो उसका स्थान बताता है। वह वहां जाती है और उसे ढूंढ लेती है। वे गले मिलते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन उसका पति और उसका समूह उनका पीछा करते हैं। कैरोल और उसका बेटा एक तहखाने में शरण पाते हैं, लेकिन उसका पति उनका पीछा करता है। वह अपने बेटे को पकड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वायरस के कारण उसकी भावनाएं मिट जाती हैं। इससे पहले कि वह लड़के को नुकसान पहुंचा पाता, कैरोल उसे रॉड से मार देती है, जिससे वह मर जाता है। वह अपने बेटे को लेकर अस्पताल के स्टोर रूम में छिप जाती है। वह एक इंजेक्शन तैयार करती है और अपने बेटे से कहती है, अगर मैं सो जाऊं तो इसे मेरे दिल में इंजेक्ट कर देना। उसे बेन का फोन आता है जो कहता है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। थकी हुई कैरोल जागने के लिए संघर्ष करती है। आखिरकार वह सो जाती है, लेकिन उसका बेटा उसे जगाने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करता है। बेन आता है, लेकिन कैरोल को पता चलता है कि वह भी संक्रमित है। वह कहता है, तुमने एक बार मुझसे कहा था कि तुम दुनिया में शांति चाहती हो, अब यह यहां है। अब कोई नहीं लड़ता क्योंकि भावनाएं नहीं है। वह संक्रमित लोगों को अंदर आने देने के लिए दरवाजा खोलता है। कैरोल रोती है, मैं संक्रमित हो सकती हूं, लेकिन मेरे बेटे का क्या होगा? बेन जवाब देता है, जो संक्रमित नहीं हो सकते उनके लिए हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं है। संक्रमितों के आगे बढ़ने पर कैरोल अपने बेटे की रक्षा के लिए उन पर गोली चलाती है। वह बेन को घायल कर देती है और अपने बेटे के साथ कार में भाग जाती है। कई वाहन उनका पीछा करते हैं और इस अफरातफरी में एक कार उनकी कार से टकरा जाती है। कैरोल बेहोश हो जाती है। संक्रमितों से घिरी होने के कारण वह समय रहते होश में आती है और गाड़ी चलाकर भाग जाती है। उसे लैब में डॉक्टर का फोन आता है जो उसे बताता है, एंटीवायरस बनाने के लिए हमें आपके बेटे के खून की जरूरत है। वे सुरक्षित रूप से लैब पहुंच जाते हैं। कुछ दिनों बाद दुनिया सामान्य हो जाती है क्योंकि एंटीवायरस को वैश्विक स्तर पर प्रशासित किया जाता है, जिससे सभी की जान बच जाती है।